यह बात साल 2017 की है। धुले शहर के बाहर एक बड़ा सा चौराहा था, जहाँ से एक रास्ता शहर के अंदर और दूसरा रास्ता चालीसगांव की ओर जाता था। इसलिए उसे चालीसगांव चौराहा कहते थे। वह एक काफ़ी व्यस्त चौराहा था। वह एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से शहर और बाकी गांव नज़दीक पड़ते थे। इसलिए कई सारी बसेस और गाड़ियाँ शहर के अंदर जाने के बजाय वहीं पर रुकती थी। उस चौराहे पर कई सारे रिक्शा वाले रुकते थे, जो धुले शहर के अंदर या फिर नज़दीकी गांव में ट्रिप लगाया करते थे। उन्हीं रिक्शा वालों में से एक था संतोष। संतोष उस वक्त लगभग 28 साल का था और उसे उस चौराहे पर रिक्शा चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके थे। उसके पुराने साथी बताते थे कि पहले संतोष काफ़ी अच्छा और मेहनती लड़का था। उसने भाड़े पर से रिक्शा चलाकर 2 साल के भीतर ही खुद की एक नई रिक्शा खरीद ली थी। उसका स्वभाव काफ़ी मिलनसार और दोस्ताना था, जिस वजह से वहाँ पर उसके काफ़ी दोस्त बन गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा दोस्त होने से अच्छा है कि कम दोस्त हो, लेकिन अच्छी सलाह देने वाले हो, क्योंकि बुरी सलाह देने वाले दोस्तों की वजह से हमारी ज़िंदगी को बुरे बनते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ संतोष के साथ हुआ। शुरुआत में उसके कई सारे अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ समय बाद उसकी कुछ बुरे और लालची लोगों के साथ दोस्ती बढ़ गई। वो लोग भी बाकी रिक्शा वालों की ही तरह उसी चौराहे पर रिक्शा लगाते थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। वो कभी भी ईमानदारी से भाड़ा नहीं लेते थे। हालात और लोगों की मजबूरियों को देखकर वो ज़्यादा किराया लेते थे। बुजुर्ग व्यक्ति हो, लोगों के साथ छोटे बच्चे हो या अस्पताल जाने वाले मरीज, वो ऐसे मजबूर लोगों को देखकर उनसे ज़्यादा किराया लेते थे। पहले तो उनकी संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अपनी बातों से उन्होंने कई सारे रिक्शा वालों को उनके जैसा बना दिया था। वो बाकी रिक्शा वालों को बताने लगे कि अगर तुम ईमानदारी से इसी तरह काम करते रहोगे तो ज़िंदगी भर रिक्शा ही चलाओगे। उनकी इन बातों का सब रिक्शा वालों पर तो नहीं, लेकिन कई सारे रिक्शा वालों पर प्रभाव हुआ, जिसमें संतोष भी था। संतोष के पुराने दोस्त उसे समझाने लगे कि वो बुरे लोग हैं, वो उनकी संगत में जा रहा है, जिससे उसकी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन उसे वही पुराने दोस्त अब उसकी ज़िंदगी में रुकावट लग रहे थे। उसे लगने लगा कि वो अपने पुराने दोस्तों और उनके विचारों की वजह से ज़िंदगी में पीछे रह चुका है। जहाँ उसने मेहनत कर 2 साल में एक रिक्शा ली, वही अगर वो बेईमानी करता तो साल में 2 रिक्शा ले सकता था। उसके बाद संतोष अपने पुराने दोस्तों को छोड़ नए दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो चुका था। अब वो वैसा ही लालची और बेईमान बन गया था। वह भी लोगों को मुसीबत और मजबूरी देखकर ज़्यादा भाड़ा वसूलने लगा था। इस बीच में काफ़ी समय बीत गया। संतोष अब पहले से ज़्यादा कमाने लगा था। अब तो उसकी आंखें सिर्फ मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को ही ढूंढती थी। अब उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। इंसानियत उसके मन में अब बची नहीं थी। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उसने फिर रात को भी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह चौराहा शहर से काफ़ी दूर था और फिर रात को रिक्शा करना सबकी मजबूरी बन जाती थी। संतोष और उसके कुछ साथी उस चौराहे में रात को रुकते थे। उन्होंने डरा धमकाकर बाकी रिक्शा वालों को वहाँ से भगा दिया था। अब रात को उस चौक पर उनका ही राज होता था। कोई और रिक्शा वाला वहाँ नहीं होने की वजह से वो चाहे वो भाड़ा वसूलने लगे थे। रात की कमाई दिन की मेहनत से 2 गुनी थी। गुजरते वक्त के साथ संतोष की कमाई तो बढ़ गई, लेकिन साथ ही उसे कई तरह की नशों की आदत भी लग गई। शराब पीना तो अब उसके लिए एक आम बात हो गई थी। वह रात को शराब पीकर ही रिक्शा चलाता था। उस रात भी उसने हर रोज की ही तरह शराब पी रखी थी। शायद से वह पूर्णिमा वाली रात थी, क्योंकि चांद पूरी तरह से दिख रहा था। आसमान भी साफ था, जिस वजह से पूरी रोशनी ज़मीन पर फैली हुई थी। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे थे और चौराहा पूरी तरह से खामोश था। वहाँ हर रोज़ एक बस आती थी, जिसका समय 1 बजे का था, तो 12 से 1 बजे का समय उनके लिए खाली रहता था और उस समय में वह अक्सर जुआ खेलते थे। संतोष भी उनके साथ जुआ खेल रहा था और वो हार चुका था, इसलिए साइड में बैठकर बाकी लोगों का खेल देख रहा था। तभी उसकी नज़र चौराहे की दूसरी ओर पड़ी, जहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। लगता है सवारी है, संतोष ने कहा, जिस पर बाकी लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो खेल में व्यस्त रहे, क्योंकि छोटे मोटे ग्राहक वो करते ही नहीं थे।
संतोष हार चुका था और बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो मैं देख कर आता हूँ, तुम लोग खेलो। और फिर वह रिक्शा निकालकर चौराहे की दूसरी ओर जा पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि एक 23-24 साल की खूबसूरत लड़की खड़ी थी। खुले लहराते बाल, गहरी काली आंखें, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था। वह दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि संतोष उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह एक जाना पहचाना चेहरा था, जिसे संतोष ने याद करने की कोशिश करते हुए पूछा, कहाँ जाना है मैडम? न्यू प्लॉट एरिया। कितने लोग हैं? मैं अकेली हूँ। उसका यह जवाब सुन संतोष के दिल में न जाने एक अजीब सी खुशी दौड़ उठी। न्यू प्लॉट एरिया शहर से काफ़ी दूर और बाहर की ओर सुनसान जगह पर था। इतनी दूर जाने का वो अक्सर ज़्यादा भाड़ा बताता था, लेकिन वह इस खूबसूरत अकेली लड़की को जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने कहा, मैडम आधी रात हो चुकी है, वहाँ जाने के लिए बाकी रिक्शा वाले 150 से 200 रुपये तो लेंगे ही, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 100 रुपये लूँगा। इस बात पर वो लड़की मुस्कुराई और बोली, चलेगा। उसकी मुस्कुराहट देख संतोष और भी ज़्यादा पिघल गया और उसने कहा, आइए बैठिए। फिर वह लड़की उस रिक्शा में बैठ गई और रिक्शा उस चांद की रोशनी में चल पड़ी। संतोष उस लड़की से बात करके उसके ऊपर इम्प्रेशन जमाने लगा। उसे लगता था कि वो इतना तो खूबसूरत है ही कि किसी भी लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और नशे में होने के कारण उसकी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैडम आप इतनी रात को घर से इतनी दूर? मैं जॉब करती हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया। ओह अच्छा, वैसे आपको डर नहीं लगता? पहले लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। तो क्या आप हमेशा से ही लेट नाइट जाती हो? हाँ, कुछ महीनों से। वैसे मैं एक बार तुम्हारी रिक्शा में बैठ चुकी हूँ। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि आपका चेहरा कहीं पर तो देखा हुआ लगता है। वैसे मैडम एक बात पूछूं, आपके साथ कौन कौन रहता है? मतलब आपके परिवार में कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ, मेरे छोटे बच्चे के साथ। वो एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसकी उम्र की ओर देखते हुए उसे औरत कहना ठीक नहीं था। वह एक कॉलेज जाने वाली लड़की ही लग रही थी। संतोष ने जब अकेली रहती हूँ यह शब्द सुना तो उसके मन में न जाने क्या सूझा। उसने आगे कहा, मैडम अगर अगली बार आपको इसी तरह की देर हो जाए तो मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको घर तक छोड़ दिया करूँगा। कुछ देर सोचने के बाद उस लड़की ने कहा, ठीक है, उतरते वक्त अपना नंबर दे देना। उस लड़की के इस जवाब की उम्मीद संतोष को नहीं थी, और जब उसने यह जवाब सुना तो उसके मन में न जाने किस तरह का एक अजीब आत्मविश्वास जम गया, जहाँ उसे लगने लगा कि उसने उस लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है। कुछ समय बाद मुख्य सड़क खत्म हो गई और वे कच्चे रास्ते की ओर चल पड़े। यहाँ से न्यू प्लॉट ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ 10-15 मिनट का रास्ता था। संतोष अब उसका घर देखने के लिए बेचैन था। उसने आगे के बारे में सोच रखा था कि उसके घर के पास पहुंचने पर वह पानी पीने का बहाना करके उसके घर के अंदर तक आ जाएगा। वह मनी मन यह सब सोच खुश हो रहा था। रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी घनी झाड़ियाँ थी, जो चांद की रोशनी को जमीन पर आने से रोक रही थी। रास्ता काफ़ी ऊंचा नीचा और कच्चा था, जिसकी वजह से रिक्शा काफ़ी संभल कर और धीरे धीरे चल रही थी। संतोष को उस रास्ते से चलते हुए अब काफ़ी समय हो चुका था। उस कच्चे रास्ते पर कई सारे फाटे थे। बीच बीच में वह लड़की उसे पीछे से आवाज़ देते हुए रास्ता बता रही थी और रिक्शा उसके बताए हुए रास्ते पर चल रही थी। फिर अचानक एक सुनसान जगह पर उस लड़की ने रिक्शा को रोकने के लिए कहा। वहाँ आसपास कोई मकान या घर नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ थी और उन झाड़ियों के बीच से गुजरती एक छोटी पगडंडी थी। आपका घर कहाँ है? यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, पैदल जाना पड़ता है, रिक्शा वहाँ तक नहीं जा सकती। यह मौका देख संतोष ने झट से कहा, अच्छा तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ओह हाँ, तुम्हें तो साथ चलना ही पड़ेगा। रात के समय में एक सुनसान जगह पर एक अकेली नौजवान लड़की ने उसे साथ चलने के लिए कहा तो न जाने कैसा वेशीपन वाली खुशी उसके मन में जग उठी। उसने रिक्शा बंद कर दी और रिक्शा के अंदर का लाइट चालू कर
पीछे की ओर मुड़ते हुए कहना ही चाहता था कि चलिए, कि उसके शब्द उसके गले में इस तरह अटक गए जैसे उसके प्राण सूख गए हो। रिक्शा के अंदर जो लड़की बैठी हुई थी, उसका चेहरा अब खूबसूरत नहीं था। वो लगभग सड़ चुका था। चेहरे पर कुछ जगह मांस था तो कुछ जगह से जबड़े की हड्डियां दिख रही थी। आंखें पूरी तरह से सफ़ेद और सूखी हुई थी, जो बिना पलके झपकाए संतोष को घूर रही थी। सिर के आधे से ज़्यादा बाल झड़ चुके थे और उस जगह से चमड़ी भी निकल चुकी थी, जिस वजह से खोपड़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और सड़ चुके थे। शरीर पर मिट्टी की ऐसी परत थी कि यह समझना मुश्किल था कि वो मिट्टी है या सड़ा हुआ मांस। वह दृश्य इतना ज़्यादा भयावह और डरावना था कि कोई उसे देखे तो मर ही जाए। और यही हालत संतोष की हुई। उसकी सांस तो मानो अटक सी गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे कि वह फट ही जाए। हाथ पैर तो इस तरह से काँप रहे थे जैसे उसका उन पर कोई नियंत्रण ही ना हो। उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसका नशा एक झटके में उतर चुका था। उसने तेजी से आगे की ओर देखा और हड़बड़ाहट में रिक्शा चालू करने लगा। उसके हाथ इस तरह काँप रहे थे, उसके हाथ इस कदर काँप रहे थे कि रिक्शा को चाबी भी नहीं लगा पा रहा था। उसने जैसे तैसे कर चाबी लगाई और बटन से रिक्शा शुरू करने लगा, लेकिन रिक्शा शुरू ही नहीं हो रही थी। कई कोशिश करने के बाद रिक्शा जब शुरू नहीं हुई तो उसने रिक्शा की कीक उठाई और ज़ोर ज़ोर से उसे खींचने लगा ताकि रिक्शा शुरू हो सके। लेकिन तभी पीछे से उस लड़की ने उसका गला पकड़ लिया। उन हाथों की हड्डियाँ उसके गले पर चुभने लगी थी। उसकी सांस दबने लगी थी। संतोष दोनों हाथों से उस चुड़ैल या औरत, वो जो भी थी, उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी उंगलियां उस औरत के हाथ के मांस के अंदर धंस रही थी। उसने जैसे तैसे कर अपना गला छुड़वाया और फिर वह तेजी से रिक्शा से बाहर निकलकर सीधे रास्ते की ओर दौड़ने लगा। उसके हाथ और गले पर कुछ चिपचिपा पदार्थ चिपक चुका था। वह गीली मिट्टी थी या मांस, उसे नहीं पता, लेकिन वह घृणा से उसे अपने शरीर से दूर फेंकने लगा और जी जानकर दौड़ने लगा। मदद के लिए चिल्लाने लगा। काफ़ी दूर दौड़ने के बाद उसे एक आगे रिक्शा दिखाई दी। वो तेज़ी से दौड़ता हुआ उस रिक्शा के पास मदद के लिए आया, लेकिन देखा तो क्या, वह उसकी ही रिक्शा थी। वो दौड़ता हुआ उसी जगह पर आ गया था जहाँ उसने रिक्शा बंद की थी। उसने रिक्शा की पिछली सीट पर डरते हुए देखा, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था। यह मौका देख वो रिक्शा में बैठ गया और उसे चालू करने लगा, लेकिन रिक्शा फिर भी शुरू नहीं हो रही थी। उसे भूतों के बारे में कुछ जानकारी थी और उसे अपनी दो बड़ी गलतियों का एहसास हो गया। एक तो उसने उस औरत या चुड़ैल, वो जो भी थी, उसे अपने रिक्शा में बैठने का निमंत्रण दिया, क्योंकि ऐसी ताकतें बिना आपकी अनुमति के आपके वाहन पर नहीं चढ़ सकती। और दूसरी कि उसने रिक्शा बंद कर दी थी। अब वो समझ गया था कि उसकी रिक्शा शुरू नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह बेमतलब की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक डरावना चेहरा उसके सामने आ गया। वो एकदम से डर के मारे उछल गया। उस चांद की रोशनी में उस औरत का चेहरा किसी श्राप से कम नहीं लग रहा था। संतोष रिक्शा से बाहर निकलकर पीछे की ओर भागने लगा। उसने सोचा कि अब वो बिना रुके भागता रहेगा, कहीं ना कहीं तो उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन तभी उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और वो औंधे मुँह जा गिरा। उसकी नाक जमीन से टकरा गई और फट गई, जिससे खून ही खून उसके चेहरे पर फैल गया। वह अपने आप को संभालता कि तभी वह घसीटता हुआ जाने लगा। कोई अदृश्य हाथ उसका पैर खींच रहा था। उस पतली सी पगडंडी से उसे ले जा रहा था। उस पथरीले रास्ते से घसीटते वक्त नुकीले पत्थर उसके शरीर को छील रहे थे। उसका शरीर लहूलुहान हो रहा था। वह दर्द से चीख रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। उस सन्नाटे वाली रात को संतोष की चीखें चीर रही थी। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई उसकी आवाज़ सुन लेगा और उसकी मदद के लिए आ जाएगा। वह काफ़ी देर घसीटता हुआ एक जगह जा पहुंचा। उसका पैर अब आज़ाद था। पैर पर बनी वह अदृश्य पकड़ अब छूट चुकी थी। वो डर के मारे यह हवा देखने लगा। चारों ओर से पेड़ों से घिरी वो एक खुली जगह थी, जहाँ पर चांद की प्रखर रोशनी पड़ रही थी। उस चांद की रोशनी में
उसे उसके मुंह के सामने ही मिट्टी से बने दो टीले नजर आए, एक लंबा और एक छोटा। जब उसने ध्यान से देखा तो वो टीले असल में दो कब्र थी, जिसे देख वो डर के मारे लड़खड़ाकर खड़ा हुआ और उन कब्रों से दूर हो गया। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ देखने लगा, उस औरत को तलाशने लगा, लेकिन वह पूरी तरह से खामोशी थी, सन्नाटा था। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जो भी शक्ति थी वो उसे यहाँ तक क्यों ले आई, कौन थी वह और क्या चाहती थी, ऐसे सवाल उसके मन में उमड़ने लगे। हालांकि उसे अब लगने लगा कि वो बच चुका है, लेकिन अचानक एक चीख के साथ वो सड़ा गला चेहरा उसके सामने आ गया। उस औरत ने दोनों हाथों से संतोष का सिर पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। संतोष चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसके सिर में एकदम से तेज असहनीय दर्द होने लगा, जैसे उसका सिर फट रहा हो। लेकिन साथ ही उसे कई सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने चलने लगे। उसे याद आ गया कि वो औरत कौन थी, उसके साथ क्या हुआ था और उसका संतोष के साथ क्या संबंध है। और कुछ ही क्षणों बाद उस असहनीय दर्द के साथ उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन दोपहर के तकरीबन 1 बजे संतोष को होश आया। वह अपने आप को अस्पताल में पड़ा हुआ देखता है। उसके बिस्तर के बाजू में उसकी माँ सहमी से बैठी हुई थी और कुछ 1-2 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्हें वह नहीं जानता था। उसे बाद में मालूम हुआ कि वह उसी एरिया के लोग थे जहाँ संतोष बेहोश हुआ था और उन्होंने ही उसे अस्पताल पहुँचाया। उसके 1-2 रिक्शा वाले दोस्त भी वहाँ आ गए थे। सब ने उसे काफ़ी पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो खामोश रहा। वह इस तरह से स्तब्ध हो गया था जैसे वह किसी गहरी सोच में डूब गया हो। वह उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था जो कल रात उसे मिली थी। अब उसे सब कुछ याद आ गया था। यह बात लगभग साल भर के ऊपर की थी। बेईमानी से पैसा कमाने का नया नया चस्का उसे लगा था। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर वह हर तरह के गलत काम करने लगा था, यहाँ तक कि लूटपाट भी। उस दिन ऐसे ही रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। चौराहा लगभग सुनसान था, कोई प्रवासी नहीं था सिवाय उस लड़की के। उसकी बस लेट हो गई थी और उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था, इसलिए वह संतोष की रिक्शा के पास आई। संतोष उस वक्त शराब के नशे में था। जब उसने ज़्यादा भाड़ा बताया तो उस लड़की ने झट से अपने पर्स से पैसे निकालकर उसे बैठने से पहले ही दे दिए, क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। जब उसने पर्स खोली तब संतोष ने बहुत सारे पैसे उसके पर्स में देखे, जिसे देख उसकी नीयत बिगड़ गई। उस समय उस चौराहे पर काफ़ी अंधेरा था, तो वह समझ गया कि उस लड़की ने उसे अच्छे से नहीं देखा होगा। अगर वह उसके साथ कुछ गलत भी करेगा तो भी उसे पहचान नहीं पाएगी। फिर संतोष ने पैसे ले लिए और उस लड़की को अपने रिक्शा में बिठाकर न्यू प्लॉट एरिया की ओर चल पड़ा। चलती रिक्शा में उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया और एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक ली। अचानक सुनसान जगह पर रिक्शा रुकने की वजह से वो लड़की डर गई। क्या हुआ भैया, उसने पूछा। संतोष रिक्शा से बाहर निकल गया और उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर उसे बाहर निकाला। भैया ये क्या कर रहे हो, वो लड़की कांपते हुए बोली। संतोष ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसके गले से लगा दिया और दूसरे हाथ से उसकी पर्स छीनने लगा। उस लड़की ने भी अपनी पकड़ उस पर्स पर जमा रखी थी और अपने हाथ पीछे की ओर खींचने लगी। भैया नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये पैसे मेरे बच्चे के इलाज के लिए है। अरे चल ला इधर, उसने ज़ोर से कहा और पर्स खींचने लगा। वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी, मदद के लिए चिल्लाने लगी। वह संतोष को बताने लगी कि उसका बच्चा बीमार है, उसे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है और वह भी पैसे उसके इलाज के लिए ही है। लेकिन संतोष को उसके बात का कोई असर नहीं हो रहा था। जब इतनी खींचतान करने के बाद भी वह पर्स उसके कब्जे में नहीं आ रहा था तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने ज़ोर से खींचकर 2-3 थप्पड़ उस लड़की को लगा दिए और उसके पेट पर लात भी मारी। आखिर एक औरत एक मर्द का मुकाबला कितना ही कर पाती। वो नीचे गिर पड़ी और दर्द से कराहने लगी। संतोष ने उसकी पर्स खींच ली और रिक्शा में बैठ गया। वह लड़की उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन संतोष ने इतनी बेरहमी से उसे लात मारी थी कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी वह जैसे तैसे खड़ी हुई और गिड़गिड़ाने लगी।
संतोष से अपने पैसों की भीख मांगने लगी। वह बताने लगी कि उसके घर पर कोई नहीं है, उसका बच्चा बीमार है। लेकिन बेरहम संतोष के लिए उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबत कोई मायने नहीं रखती थी। उसने रिक्शा शुरू की और तेजी से वहाँ से भाग गया। उस लड़की ने उस रिक्शा को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें वो ज़मीन पर गिर गई और उसका सिर फट गया। उसके बाद की सारी घटनाएं भी संतोष के मन में समा चुकी थी। उस अनजान जगह पर उस काली रात में वो लड़की दर्द से कराह रही थी, रो रही थी और अपने घर का रास्ता खोज रही थी। वह कहाँ थी, कौन से एरिया में थी, उसका घर किस ओर था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। रोते रोते वह ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी ताकि कोई उसकी आवाज़ सुन सके और उसकी मदद के लिए आगे आए। लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। वह अंधेरे में यहाँ से वहाँ भटकने लगी। उसे उसके सिर की चोट और अपने पेट का दर्द अपने बच्चे की फिक्र में महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे बस अब जैसे तैसे कर अपने घर पहुंचना था। लेकिन वह किसी वीरान अनजान जगह पर थी। उसका फ़ोन भी उस पर्स में ही था। वह किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। रात भर यहाँ वहाँ भटकने के बाद भोर की सुबह उसे एक जाना पहचाना रास्ता मिल गया। वह उस रास्ते से दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके 4 साल का बच्चा सोफे पर सोया हुआ था। उसने उसे छू कर देखा तो उसका शरीर तप रहा था। उसकी दवाइयाँ वही टेबल पर पड़ी थी जिसे उसे रात को अपने बच्चे को पिलाना था। कल रात को पैसे लेने के लिए वो अपने पुराने दफ्तर गई हुई थी। उसने 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ दी थी, लेकिन 3 महीने की पगार उसकी बाकी थी। कई बार फ़ोन करने पर, अपने बच्चे की मेडिकल इमरजेंसी बताने पर कल उसका बॉस पैसे देने के लिए राजी हुआ और इसलिए उसने उसे रात के 8 बजे बुलाया था। उसे लगा कि जाने आने में 2 घंटे लगेंगे और रात के 10 बजे तक घर तक पहुंच जाएगी। उसका बच्चा बीमार था और रात में उसे दवाइयाँ देनी थी, लेकिन वो जल्द ही घर पहुंच जाएगी। इस उम्मीद में उसने आसपास किसी को भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए नहीं कहा। लेकिन उसने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। अपने पुराने दफ्तर पहुंचने पर उस पुराने मालिक ने हिसाब किताब करते हुए रात के 10 बजा दिए। उसे पैसे के लिए काफ़ी देर यूं ही रुका कर रखा, लेकिन उस लड़की के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी मजबूरी थी, उसे पैसे चाहिए थे। रात के करीबन 10:30 बजे उस मालिक ने उसे पैसे दिए। उसके बाद चौराहे तक आने के लिए उसे कोई वाहन नहीं मिला। वह जैसे तैसे कर रात के 12 बजे चौराहे तक पहुंची थी, जिसके बाद उसके साथ वह अनहोनी हुई। सुबह के 5 बज रहे थे। आनन फानन में वह अपने बच्चे को लेकर अस्पताल गई। सुबह भी उसे कोई रिक्शा नहीं मिली। वह अकेले ही उसे अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में जब बच्चे को भर्ती कराया तो पता चला कि बुखार उसके दिमाग तक पहुंच गया है और फिर कुछ दिनों के बाद ही वो बच्चा मर गया। उस औरत की ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो चुकी थी। 3 साल पहले उसका पति गुजर गया था और अब उसका बच्चा। अपने बच्चे को खोने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई और कुछ दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या करने से पहले एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि उसे उसी जगह पर दफनाया जाए जहाँ पर उसके बच्चे को दफनाया गया है, और फिर मोहल्ले के लोगों ने वैसा ही किया। संतोष ने यह सारी बातें अपने परिवार को तो नहीं बताई, लेकिन अपने उन रिक्शा वाले दोस्तों को बताई जिनके साथ वो रहता था। फिर वो रिक्शा वाले उसे एक बड़े तांत्रिक के पास ले गए। उस तांत्रिक ने पूजा पाठ की, उसे कुछ धागे दोरे बांध कर दिए और उसे उस इलाके में वापस न जाने की सलाह दी। लेकिन फिर भी संतोष के दिमाग से वो घटनाएं नहीं जा रही थी। हर रोज़ रात को उसे वही सपना आता था, वही कब्र उसे दिखाई देती थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसके लालच ने 2 जिंदगियां खत्म कर दी थी। वह उस अपराध भाव में हर रोज़ जीने लगा। वो एकदम से बदल गया, गुमसुम हो गया, किसी से भी बात नहीं कर रहा था। घर के एक कोने में ही बैठा रहता था। सबको लगने लगा कि उसे मानसिक धक्का लगा है और कुछ दिन गुजरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद संतोष की लाश मिली। उसने उसी कब्र वाली जगह पर अपने आप को एक पेड़ के फंदे से लटका लिया था। यहाँ पर संतोष की कहानी खत्म हो गई थी और साथ ही उस लड़की और उस बच्चे की भी। उस लड़की का नाम गौतमी और उसके बच्चे का नाम चिराग था।